नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रयान के बाद अब सूर्य के अभियान पर भी बड़ी खबर सामने है। अगले महीने लॉन्च हो सकता है आदित्य L1। इसरो की ओर से यह जानकारी दी गई है कि अगले महीने लॉन्च हो सकता है आदित्य L1। सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च की तैयारी। वहीं सूर्य की सतह गतिविधियों की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है आदित्य L1। इसरो की ओर से ये जानकारी सामने आ रही है। चांद के बाद अब मिशन सूर्य पर भारत की नजर बनी हुई है। बीते दिनों भारत ने चंद्रमा पर फतह हासिल की। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर कर ली। अब आपको बता दें, चांद के बाद मिशन सूर्य पर भारत ने अपनी नजर बना ली। चंद्रयान के बाद अब लॉन्च किया जा सकता है आदित्य L1। इसरो की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, चांद के बाद मिशन सूर्य पर भारत की नजर बनी हुई है। वही सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च की तैयारी है। इसरो की ओर से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूर्य की सतह और गतिविधियों की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को सूर्य की सतह पर भेजा जाएगा। चंद्रयान के बाद अब सूर्य के अभियान पर भी खबर निकलकर सामने है। अब भारत सूर्य पर भी फतह हासिल करना चाहता है। अगले महीने आदित्य L1 लॉन्च किया जा सकता है। इसरो की ओर से यह जानकारी दी गई है। चांद के बाद भारत ने मिशन सूर्य पर अपनी नजर बनाई हुई है। अब सूर्य अभियान भी तैयार है। चंद्रयान के बाद अब भारत सूर्य पर फतह करना चाहता है। अगले महीने आदित्य L1 लॉन्च किया जा सकता है। इसरो की ओर से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च की तैयारी है। वहीं सूर्य की सतह और गतिविधियों की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 भी लॉन्च की तैयारी में है। सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य L1 को लॉन्च किया जा सकता है। चांद के बाद अब मिशन सूर्य पर भारत ने अपनी नजर बना ली है। अगले महीने आदित्य L1 की लॉन्चिंग संभव है। आपको बता दें, बीते दिनों भारत ने इतिहास रचा जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। अब इसी बीच चांद के बाद ऑपरेशन सूर्य पर भारत की नजर है। अब सूर्य अभियान भी तैयार है। चंद्रयान के बाद अब सूर्य के अभियान पर भारत की नजर बनी हुई है। अगले महीने आदित्य L1 लॉन्च हो सकता है। इसरो की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च की तैयारी है। अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर लाभार्थियों को ऋण वितरण कार्यक्रम में ऋण वितरित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। अब योगी आदित्यनाथ संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, सुनते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से आए थे सभी पटरी व्यवसायी और महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की एक उस अभिनव योजना को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिस योजना ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक गरीब के लिए, एक पटरी व्यवसायी के लिए स्वावलंबन का आधार बनी थी, और वह थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है। यानी इन 15 लाख स्ट्रीट वेंडर को 2020 के पहले
अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब वह किसी साहूकार से पैसा लेता था तो उसने अगर दिन में 1000 रुपया लिया तो सायंकाल तक पैसा वापस करते करते उसे 1200-1500 रुपये वापस कर 1000 रुपये के बदले 1200-1500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप 10,000 रुपये अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया, जोड़ लिया, तो आपका ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। और मैं देख रहा था अभी कि कुछ नए लोग भले इसमें थे, लेकिन इसमें ऐसे भी लोग थे जो दूसरी किस्त का पैसा ले, यानी 10,000 का किस्त चुकता करने के बाद 20,000 की किस्त ली। और खन्ना जी के शाहजहांपुर से तो एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने तीसरी किस्त भी ले ली। यानी नियत साफ होगी तो नियंता अपना रास्ता बना लेता है। और यही है, 10,000 रुपया लिया, उन्होंने समय से पैसा चुकता किया तो फिर 20,000 रुपये का लोन उनको मिल गया। 20,000 का समय पे चुकता कर लिया तो 50,000 का भी उनको आज उपलब्ध हो गया। और मैं ये पूछ रहा था उनसे कि भाई वित्त मंत्री जी जो है शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, क्या पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा तो आपका वोटर है, आप पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इनके पिताजी को पहचानता हूं। तो हमने कहा समोसा और पकौड़ी ये बेचते हैं और पिताजी को क्यों, इनको क्यों नहीं पहचानते आप भी जाइए कभी उनकी दुकान में समोसा पकौड़ी खाइए, कुछ कार्यकर्ताओं को खिलाइए, तो आपको पता लगेगा कि उसकी परेशानी क्या है। और उस परेशानी का समाधान करने के लिए आप भी वित्त विभाग से इसी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। व्यावहारिक धरातल पर जिस व्यक्ति ने आम जन की पीड़ा को समझा है वही इस प्रकार की योजनाओं को बना सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और इसीलिए एक गरीब के लिए, जिस स्ट्रीट वेंडर के लिए कभी कोई योजना नहीं थी, ये तो हम सुनते थे, स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दिया, स्ट्रीट वेंडर को हटा दिया, स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ जो आवारा लोग जाते थे पैसा वसूली करते थे, प्रताड़ित करते थे, लेकिन उनके कल्याण के लिए भी कोई योजना आ जाए, पहली बार हुआ। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने सबसे अच्छी सफलता इसमें प्राप्त की और आज 11,000 लाभार्थियों को एक साथ पीएम स्वनिधि योजना के साथ पंजाब नेशनल बैंक जोड़ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले 2 लाख लोगों को इस सुविधा से जोड़ चुका है। आज 11,000 अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा दी जा रही है। मैं इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और मुख्य प्रबंध निदेशक को, उनके सीईओ को और साथ साथ सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए नगर विकास की सफलतम योजना के लिए नगर विकास विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों को भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इन सभी लाभार्थियों का अभिनंदन करता हूं जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और भाइयों बहनों, मुझे खुशखबरी देनी है यहां पर इसी बात को लेकर के कि मैंने इसीलिए कहा था ना कि शाहजहांपुर का जो लाभार्थी आया था समोसा पकौड़े खन्ना जी को भी खिलाता, लेकिन उसने भले ही ना खिलाया हो, उसके पिताजी ने खिलाया था। इसीलिए यहाँ पे वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर योजना बनाई है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर होंगे जो पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इनको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम लोग उपलब्ध कराएंगे।
हमने योजना लागू कर दी। अगर दुर्भाग्य से किसी स्ट्रीट वेंडर की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ईश्वर करे ऐसा ना हो, या कभी किसी दुर्घटनावश वह पूर्णतः अक्षम हो गया, दिव्यांगता का शिकार हो गया, तो 5 लाख रुपए हमारी यह बीमा योजना उसको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसके परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। एक बड़ी स्कीम है ये उत्तर प्रदेश की एमएसएमई विभाग, और ये तभी होता है जब गरीब की पीड़ा को कोई सरकार समझती है और उसकी संवेदनाएं उन गरीब के साथ खड़ी होती है, और ये डबल इंजन सरकार उसी गरीब की पीड़ा के साथ जुड़ करके अपनी संवेदना को व्यक्त कर रही है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण का कार्य। पीएम स्ट्रीट वेंडर की स्कीम, पीएम स्वनिधि योजना तो स्वावलंबन का आधार है ही। मैंने कई बार पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों के साथ संवाद किया। मैं गोरखपुर में गया था, गोरखपुर में मैंने संवाद किया था, और मैं देख रहा था उसमें महिलाएं ज्यादा थी। वे ज्यादा उसमें घर का काम धंधा निपटा करके फिर जाकर के ठेला लगाती हैं कहीं पे जाकर के, जिससे घर के लिए भी वह कुछ संबल बन सके, सहयोग कर सके। वो लगातार काम किए, बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से अपना कार्य किया। गांव में कुछ नहीं है तो वह शहर में आकर के ठेला लगा करके इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें महिलाएं ज्यादा है तो महिला स्वावलंबन का भी आधार बनता है, महिला सशक्तिकरण का भी आधार बनता है। लेकिन आज साथ साथ नगरीय क्षेत्र में 6 लाख जो महिला स्वयंसेवी समूह की महिलाएं बहनें जो काम करती हैं, उनमें से 2000 को आज यहां पे रिवॉल्विंग फंड की 10,000 की पहली किस्त भी जारी की गई है। आपने देखा होगा अभी 2 समूह को यहां पर हम लोगों ने धनराशि वितरित की। एक समूह जो डेयरी के साथ जुड़ा हुआ है, 6 लाख रुपए की राशि उन्हें दी गई, और 6 लाख रुपए की राशि से वे भैंस खरीदेंगी, भैंस के दूध को फिर डेयरी के तक पहुंचाने का काम करेंगी। एक समूह को जो लखनऊ का है, उस समूह को 6 लाख रुपए की राशि दी गई है। वह समूह भी अचार और अन्य ऐसे उत्पाद बनाएगी जो यहां पे मार्केट की आवश्यकता है। यानी अपने घर के कार्य को संपन्न करते हुए भी ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम, और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इस में बहुत अच्छा काम किया है। टेक होम राशन में जो पंजीरी, पोषाहार, गरीब बच्चों, कुपोषित बच्चों के लिए, कुपोषित माताओं के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। ये पहले तमाम एनजीओ इसको उपलब्ध करवाते थे। भ्रष्टाचार की शिकायत आती थी, भ्रष्टाचार पर प्रहार का माध्यम बना महिला स्वयंसेवी समूह। हमने महिला स्वयंसेवी समूह को सौंप दिया है कि आप इसको करेंगे, और उनके लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह प्लांट काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए अतिरिक्त कार्य, इनकम का एक माध्यम, जहां चाह वहां रहा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम करेंगे, और उसे सफलता प्राप्त होती है। मैं भी देख रहा था यहां पर एक महिला स्वयंसेवी समूह जो यहां पर दुग्ध उत्पादन के साथ, डेयरी के साथ जुड़ी है। वे लोग आए थे, अपना चेक ले गए। मुझे याद है 2019 में भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने झांसी में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी। 6 महिलाओं से प्रारंभ होता है काम। आज उस समूह के साथ लगभग 40,000 महिलाएं जुड़ी हैं।
उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ से अधिक है और उनका नेट प्रॉफिट लगभग 15 करोड़ है। उनमें से जितनी महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सामान्य है, बहुत सामान्य है, सामान्य घरों की बहुत होगी, कोई तो 5वीं 6वीं पास 8वीं पास तक होगी, लेकिन करने की इच्छा शक्ति। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ऋण वितरण कार्यक्रम में संबोधन करते हुए नजर आए। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसी के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर हुई छापेमारी को लेकर गुरुवार को विनोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं, जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहदनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था। और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा, और किसी भतीजे की शादी हुई तो उसके यहां देने के लिए जो सोना खरीदा उसका बिल दिया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि ये गहना कहां से खरीदा। पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया और वो जो बिल प्रोड्यूस किया है तो का विवरण है, उनकी अपने कागज में विवरण है कि कितना सोना हमने खरीदा और कितने का बिल प्रोड्यूस हुआ। ये लिखा हुआ है इसमें कि इतने का बिल प्रोड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू इतनी है। जब मैंने पूछा कि आप अलाउंस कितना है, कितना गहना रख सकता है कोई घर पे, तो बोले वो सब आईटी एक्ट में है, ईडी एक्ट में नहीं है। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा संतुष्ट कैसे कर सकता हूं, ये सारे बिल मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस बिल को आपने पे कैसे किया उसका सबूत आपके पास नहीं है। तो भारतीय कानून में पहली बार ये प्रावधान जोड़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई चीज बिल से खरीदते हैं, कच्चे में नहीं खरीदते हैं, नगद से नहीं खरीदते हैं, तो उस बिल के पेमेंट का मोड भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये आईपीसी और सीआरपीसी को नए सिरे से डिफाइन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। झारखंड से अगली खबर सामने है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी किया गया है। उस वक्त की बड़ी खबर की बात करें झारखंड से, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी किया गया है। संपत्ति को लेकर पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को यह समन जारी किया गया है। वहीं ईडी ने आज रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया है। हेमंत सोरेन की मुश्किलें संपत्ति के मामले में कम होती हुई नहीं नजर आ रही हैं। ईडी लगातार हेमंत सोरेन को समन भेजती रही है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन अक्सर ईडी से बचते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन इस बार अपनी पूछताछ के लिए रांची दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं। आपको बता दें, अलग अलग कारणों का हवाला यहां पर सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दिया गया जब जब उन्हें ईडी के द्वारा समन भेजा गया था। आपको बता दें, ईडी संपत्ति को लेकर हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है। रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया गया है। वहीं कयास यह भी लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा इस मामले में खटखटा सकते हैं। संपत्ति को लेकर हेमंत सोरेन से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। रांची दफ्तर में हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी खबर पर झारखंड से हमारे स्टेट हेड अभिजीत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत,
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या ईडी के दफ्तर हेमंत सोरेन पहुंचे हैं या अभी फिलहाल वो नदारद ही नजर आ रहे हैं? जी अमन, अभी बिल्कुल ईडी ऑफिस में ही आप देख सकते हैं। ईडी ऑफिस को इधर सुरक्षा भी कड़ी लगाई गई है, लेकिन इसमें हेमंत सोरेन अभी भी यहाँ नहीं आए हैं। और जानकारी के मुताबिक ये हुआ है कि अभी वो अपने घर से आवास से अपने निकलेंगे और सीधे प्रोजेक्ट भवन शिवालय जाएंगे, जहाँ अपने एडवाइजर से वो लोग साथ मसौला करके वो फिर उसके बाद से जो भी कदम उठाना वो आएंगे। हो सकता है कि 1 बजे तक वो ईडी ऑफिस पहुंचे, ये भी हो सकता है कि वो ना पहुंचे। वही कयास क्या कुछ लगाए जा रहे हैं अभिजीत, अगर आपसे पूछूं, क्योंकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि रांची दफ्तर ना आकर हेमंत सोरेन सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस मामले में खटखटा सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी अपने आवास से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकल रहे हैं और वो अभी सचिवालय जा रहे हैं, वहाँ अपने एडवाइजर से जो भी सलाह लेंगे। उसके बाद कयास यही लगाया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटकाएंगे, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर मुझे जवाब देना है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जवाब दूंगा, ईडी का दफ्तर जाके जवाब नहीं दूंगा मैं। वही ऐसा क्या कुछ डर है अभिजीत जिसके चलते हेमंत सोरेन अक्सर ईडी से बचते हुए नजर आए, क्योंकि ईडी लगातार उन्हें समन भेजती रही है। ये दूसरा या तीसरा समन है जिसका हेमंत सोरेन यहां पर जवाब देते हुए नहीं नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि मैं 2 बार इस चीजों को बता चुका हूं कि हमारे ऊपर जो भी जमीन घोटाला लगा है ये अवैध रूप से नहीं है, ये केंद्र सरकार की सोच है जो सरकार को डगमगाने में और सरकार को बदनाम करने में, लोकतंत्र की हत्या करने में ये सरकार ऐसा काम कर रही है। जो ईडी द्वारा, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां के लोगों को ईडी द्वारा ये लोग धमका रहे हैं ताकि उनकी सरकार, सत्ता उनकी दोबारा आए, और जहां भी सत्ता इनकी नहीं है वहां से सत्ता रहे इनकी। वहीं अभिजीत, हेमंत सोरेन लगातार ये भी कहते हुए नजर आए कि जो बीजेपी सरकार है वो सरकारी मशीनरी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है। अब हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ टेक है ईडी की इस कार्रवाई को लेकर? हेमंत सोरेन ने 14 अगस्त को समन हेमंत सोरेन को गया था, तो हेमंत सोरेन ने उस पत्र में जवाब जो दिया था ईडी को, उसमें बहुत तीखे ही तौर पे उन्होंने कहा था। वही अभिजीत, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, साथ ही आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि कैमरामैन से कहिए कि जो आसपास जो कुछ इंतजाम है वो दिखाएं कि आसपास सुरक्षा के किस हिसाब से इंतजाम किए गए। ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे ईडी ऑफिस के बाहर। पुलिसकर्मी सुबह से ही मौजूद हैं यहाँ पे, कई लोग उधर दिखाइए। सुबह से सुरक्षा की काफी व्यवस्था की गई है, फिर भी अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से निकल के सीधे सचिवालय जाएंगे और ईडी ऑफिस अभी नहीं आएंगे, ये अभी जानकारी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी किया गया है। अब देखना जरूरी यही होगा कि हेमंत पहुंचते हैं या एक बार फिर नदारद रहते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।